तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर था। आपसे बताया गया था आपको कि हम लोग इस चैप्टर को जल्दी ही निपटाने वाले थे, लेकिन अब थोड़ा समय लग गया। इस स्टार्ट करने में काफ़ी समय हो गया इसको सॉलिड से लोग शुरू करना। खैर, चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का होगा। आपके बिहार बोर्ड के लिए 4 से 5 मार्क्स, सीबीएसई में भी लगभग यही उसका रेशियो रहेगा। थोड़ा सा इसको हम लोग तेज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, नज़दीक हैं, इसलिए इसको तो थोड़ा सा हम लोग तेज़ी में करेंगे। आपका काम यही होगा कि रोज़ के जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको जो देंगे उसको आज का आज ही आप फाइनल कर लेंगे, नहीं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ज़्यादा आपके लिए भारी हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए हम लोग क्लास आज का। वैसे तो नॉर्मल डेज में इसको पढ़ाने में 12 दिन के आसपास का समय लगना चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा जल्दी समाप्त कर दें। चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे लोग इंट्रोडक्शन। सॉलिड स्टेट क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 9th क्लास से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आपको सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ाया गया था कि मैटर क्या है। फिर मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़े थे हम लोग। इसके अलावा आपको वहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोग देखे हुए थे कि हम लोग मैटर को बांटे हुए हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और केमिकल क्लासिफिकेशन जब किया गया था तब आपको पता चला कि मैटर को हम लोग बांटे हुए हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में। तो ऐसे करके हम लोग क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। और अभी जो हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, 9th क्लास वाली कहानी हम लोग शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करते हैं ताकि आपको कुछ अगर मिस हो तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, जहाँ पे एमॉर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है, और क्रिस्टली और क्रिस्टली ठोस में अंतर देखा जाएगा। कई बार बिहार बोर्ड में ये पूछा जा चुका है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाइंडिंग फोर्सेस, एज एग्जाम्पल मॉलिकुलर सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड होगा, कोवैलेंट सॉलिड होगा, मेटालिक सॉलिड होगा। कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, किस आधार पर उनको बांटा गया है, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद तब हम लोग उसका पैकिंग देखेंगे, यूनिट सेल के बारे में देखेंगे। यूनिट सेल जो है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कैसे उसमें उसकी पैकिंग कैसे करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई उसका डेंसिटी वगैरह कैसे निकाला जाता है, वॉइड्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे पर यूनिट सेल में, डिफेक्ट्स कौन से होंगे, और लास्ट में उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के हम उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू किया जाए। सबसे पहले 9th क्लास में जो हम लोग शुरू से पढ़े हुए हैं वो क्या था कि मैटर को मेनली उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से पार्ट हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं देंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसको बोलते हैं। सॉलिड के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होगा कि सॉलिड जिसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, जो शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करता हो, सॉलिड कहते हैं। लिक्विड बोलेंगे जहाँ पर आपका वॉल्यूम तो फिक्स हो, यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो शेप है वो शेप डिपेंड करता है कंटेनर पे। आपका जैसा कंटेनर होगा वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। और फिर हम लोग बात करते हैं गैसेस की। गैस क्या है, जहाँ पे शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस बोलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि कौन से फिजिकल स्टेट में कोई मैटर एग्जिस्ट करता है, या इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि भाई वो क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो ऑब्वियसली वो गैस स्टेट में होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होता है तो इन दैट केस हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये आपको पहले से तो बहुत किसी बारे में जानते भी थे। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे बहुत तरह के इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कुछ का यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कौन कौन सा हो सकता है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो। 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ना था कि डाइपोल क्या होता है और डाइपोल डाइपोल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल और इंड्यूस्ड मैंने एक तरह के और डाइपोल इंट्रैक्शन है। अब उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, 11th क्लास की कहानी है।
लंदन डिस्पर्सिव फोर्स जिसको वेंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, वो वाला भी फोर्स लगता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह लगते हैं। यानी कि ये सारे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर आणविक आकर्षण बल है, जो कि मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में पाए जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं फोर्सेस के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो किस स्टेट में होगा, वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हिंदी तो दिया हुआ है, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतर क्रिया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रिया, इसका हिंदी आप लोग देख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, इसका अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन सा है, मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखिए, सॉलिड का जो मास होता है वो क्या होता है, सॉलिड का मास क्या होगा, फिक्स होगा। सॉलिड का, एक सेकेंड, सॉलिड का जो मास है वो क्या होगा, फिक्स होगा, मास चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि किसी भी चीज़ को, हम इस पेन की ही बात करें तो इस पेन का जो मास अभी है यही मास आधे घंटे बाद होगा, 1 घंटे बाद। अगर इसको फिजिकली हम डैमेज नहीं करते हैं तो इसका मास अपने आप चेंज होने वाला नहीं है। इसका मास क्या होगा, इसका मास हम लोग का फिक्स रहता है, मास चेंज नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, तो जैसे कि ये इसी पेन की बात करते हैं, इस पेन को अगर हम किसी बड़े से कंटेनर रख दें, खूब बड़ा सा कोई कंटेनर रखा हुआ है वहाँ पर रख दें तो भी ये उतना ही जगह छेकेगा जितना कि किसी बॉटल में या मेरे इस रूम में छेक रहा है। यानी कि वॉल्यूम का मतलब होता है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये पेन किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो एक ही बराबर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है कि बड़े से कंटेनर को देख के मोटा हो जाएगा और छोटे कंटेनर में जो होगा वो क्या होगा, ये पतला रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का ये क्या करता है, शेप, ये सॉरी उस कंटेनर के साइज से जिसका शेप क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, वो चेंज नहीं करता है। फिर हम बात करते हैं हम लोग शेप की। शेप भी इसका फिक्स है, ये शेप चेंज करने वाला नहीं है। बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी भी इसका फिक्स होगा, ये डेंसिटी में बदलाव अपने आप इसमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर मास, वॉल्यूम और शेप, ये तीनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार 9th क्लास की कॉपी निकाल के आप लोग देख लेंगे। वहाँ पे आपको ये बात करें, सर आपको पढ़ाए होंगे कि जैसे कि जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी उसमें बताया गया था कि कोई भी सबस्टेंस जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। तो अगर आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो उस समय वो सॉलिड स्टेट में होगा। और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इन दैट केस वो ना तो अपना शेप चेंज करेगा ना वो साइज है। मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे गेंद है, वो सारे गेंद एक दूसरे में उसको हम चिपका दें और चिपका के उसको फेंकते हैं, तो फेंकने के बाद वो लुढ़केगा, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर छोटे गेंद, जैसे वो खेलने वाला जो छोटा वाला शीशा वाला आता है ना, जिसको वो लोग गोली शीशेली क्या क्या बोलता है, तो उसको मान लिया आप 10-20 एक साथ उठा लेते हैं, उसको लेकर आप ऐसे फेंकते हैं तो सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि उनके बीच में आपसी कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। लेकिन वही वाला छोटा बॉल अगर उसको हम लोग किसी चीज़ से चिपका के तब फेंकते तो सारे इकट्ठे एक साथ जाएंगे। तो इकट्ठे एक साथ जाने का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लगने के कारण वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहे। तो सॉलिड स्टेट में भी यही होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, डेंसिटी भी बदलाव इसमें नहीं होती है। अब बात करते हैं हम लोग इसके पैकिंग की। तो आप फिगर में देखिए, आप तो इसकी हम लोग पैकिंग देखते हैं। पैकिंग में क्या है कि जो हमारा सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस होता है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होता है। और क्लोजली पैक्ड होने के कारण इनमें जो स्पेस होंगे पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होंगे, कम से कम होगा। और जब पार्टिकल्स के बीच का जब स्पेस कम होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। तो सॉलिड स्टेट में पैकिंग काफ़ी नियरर होती है, सारे पार्टिकल एक दूसरे में चिपके होते हैं। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर और गैस स्टेट में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर क्लोजली पैक्ड, काफ़ी नज़दीक नज़दीक जुड़े होते हैं। लिक्विड में कुछ दूर, अब सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़े से ज़्यादा और गैस से थोड़े से कम। और जबकि गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। अगला है हम लोग का घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी के साथ क्या करें, डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी यहाँ पे क्या है कि एक निश्चित एक सर्टेन वॉल्यूम में, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक वॉल्यूम, अब एक सैंपल वॉल्यूम ले लिए कि हमको इतना जगह का बात करना है। अब ये
इतना ही जगह में देखिए सॉलिड में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। अगर इतना ही स्पेस में हम देखें तो लिक्विड में देखिए कितना पार्टिकल है, और यही अगर हम देखें गैस में देखिए कितना पार्टिकल है। गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, सबसे कम है, इसलिए हम कह सकते हैं गैस का जो डेंसिटी है वो सबसे कम होता है, लिस्ट होता है, यानी कि सबसे कम। अगर सॉलिड की बात करें तो इसका क्या होता है, सबसे अधिक। और बीच में हमारा कौन सा बच गया, लिक्विड। लिक्विड का मॉडरेट होता है, यानी मध्यम स्तरीय होता है। आगे बढ़ते हैं अब आगे हम चलते हैं सॉलिड की और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे जैसे कि देखा जा सकता है। यहाँ पे सॉलिड पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 कलर के बॉल्स हैं। हो सकता है कि शायद ये कोई आयनिक कंपाउंड जैसे मान लेते हैं NaCl ही हो। तो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक बात और बताया गया था 9th क्लास में कि जो सॉलिड जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो ये पार्टिकल मोशन में मूवेबल तो है नहीं कि एक दूसरे जगह जाए, लेकिन हाँ इसमें वाइब्रेशनल मोशन जरूर होता है। ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। अगला कहानी है ये अपने रिलेटिव पोजीशन में फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रेड वाला बॉल है ये यहाँ से निकल के दूसरे जगह और व्हाइट वाला बॉल जो इसके जगह, ऐसा नहीं है कि वो भीतर घूमते फिरते रहते हैं। अपने रिलेटिव पोजीशन में फिक्स होंगे, अपनी जगह पे निश्चित रहते हैं। इसके अलावा इनके पार्टिकल्स में हमेशा वाइब्रेशन होते रहते हैं, जो भी हम आपको बता रहे थे। अपने मीन पोजीशन का अराउंड, मतलब है कि बीच की एक जगह के अराउंड वो हमेशा क्या होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे 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 रेगुलरली वो हिलते रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो वाइब्रेटरी मोशन है पार्टिकल का, ये वाइब्रेटरी मोशन के कारण ही इनमें डिफ्यूजन बहुत धीरे होता है। डिफ्यूजन आगे देखा जाएगा, डिफ्यूजन प्रसारण क्या होता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन अगर ये मूव कर रहा होता, रिलेटिव पोजीशन चेंज होता, तो वहाँ पे डिफ्यूजन का रेट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला देखिए, सॉलिड के पास स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण हम ये मतलब ये बोल सकते हैं कि जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देखिए ध्यान दीजिए पहले। अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तब इसको गर्म करेंगे तो पहले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में एनर्जी कंज्यूम होगी, तब वो फ्री टू मूव होंगे। यानी कि जितना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही वो क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे कस के जुड़ा होगा, और वहाँ पे उसको गर्म करके पिघलाना हुआ या गर्म उसको उबालना हुआ, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, उसका हाई होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है तो। लेकिन अगर मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। कम है का मतलब अगर वो कमज़ोर है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, लो होगा, मतलब जल्दी से वो क्या होगा, पिघल जाएगा। जल्दी से क्या होगा, वो खोलने लगेगा। अगर हम बात करें कि अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, तो क्या होगा, अगर वो स्ट्रांग होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला और भी चीज़ें क्या क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसके ऊपर देख लेंगे। सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, और ध्यान रखिएगा इनका शेप और मास क्या होता है, निश्चित होता है। इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, वो सर्टेन होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उससे पूर्णतः स्वतंत्रता के बारे में बताया भी, इंडिपेंडेंट होता है अपने कंटेनर के शेप और साइज से। अगला है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, भले वो पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स हो, या हो सकता है एटम्स हो, या वो आयंस हो, या अपनी जगह पर निश्चित पोजीशन पर एक सर्टेन पोजीशन पे अलाइंड होते हैं, रखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। वो अपने जो मीन पोजीशन है उसी से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन करते रहते हैं, मतलब वाइब्रेशनल मोशन वो करते हैं, ठीक है ना। आगे देखा जाए, जो सॉलिड है उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी थोड़ी देर पहले देखें। एक और बात ध्यान रखिएगा, सॉलिड जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं कि अगर सारे सबस्टांस, सारे पार्टिकल्स इसके एक दूसरे में बिल्कुल चिपक के रखे गए हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप इसको ऊपर से ऐसे दबाते हैं, ऊपर से इसको आप दबाते हैं, तो क्या इसके बीच में जगह है, जगह होगा ही नहीं, तो ये कंप्रेशन इसमें नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये इनकम्प्रेसिबल होगा। इसके अलावा सॉलिड जो है उसका डेंसिटी जो है वो लिक्विड और गैस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। थोड़ी देर पहले उन्होंने देखे हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में चर्चा किए थे कि लास्ट वाला स्लाइड वाला जो 4th नंबर स्लाइड था, एक सेकंड आपको दिखा दें यहाँ पे कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड डेंसिटी सबसे हाई होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या था, हाँ अगला क्या है कि चूंकि सॉलिड के पार्टिकल्स अपने रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं करते, इसलिए इनमें डिफ्यूजन काफ़ी धीरे होता है। अब ये डिफ्यूजन क्या है, 9th क्लास में आपको बताया गया होगा कि कमरे में एक बार अपनी अगरबत्ती जला देते हैं या परफ्यूम स्प्रे कर देते हैं, तो पूरे रूम में उसका
एसेंस जो है बहुत तेज़ी में फैल जाता है। लेकिन यही चीज़ें अगर सॉलिड को ला कर रख दिया तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो इंटरमिक्सिंग उनकी काफ़ी धीमी होती है। मान लेते जब पार्टिकल जो स्पीडी शो नहीं कर रहा, पार्टिकल जो एकदम कहीं अपने एक जगह पर अपने रखा हुआ स्टैटिक पोजीशन पे है, तो उस केस में जब वो हिलेगा डुलेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो उसकी मिक्सिंग नहीं होगी। जब मिक्सिंग नहीं होगी तो वहाँ पे हम कहेंगे कि उसका डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, धीमा है। ठीक है, यहाँ तक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ये वाला भी ले लीजिएगा, नीचे का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको लिख लेंगे या आप इसका स्लाइड्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ऐप पे सारे स्लाइड्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, अब सॉलिड को बांटते हैं। देखिए यहाँ से 12th स्टार्ट हो रहा है, आपका 12th क्लास जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 9th में जो हम लोग क्या पढ़े हुए थे भाई, मैटर, पदार्थ को बांट दिया गया 3 भाग में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, लिक्विड की पढ़ लिए, गैस की पढ़ लिए, इतने तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ के इसको यहीं पे समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब जो हम लोग 12th में है, तो 12th में ही अब इसको सॉलिड को बांटना है। सॉलिड कितने तरह के हो जाएंगे, 2 तरह के हो जाएंगे। कौन कौन, एक का नाम होगा एमॉर्फस और दूसरे का नाम होगा क्रिस्टलाइन। अब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या है इसको समझा जाए, इसको समझ जाते हैं। देखिए एक कंपाउंड है जिसका नाम है CaCO3, आप जानते होंगे, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट से ये भी बना हुआ है, ये मार्बल का टुकड़ा है। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट से चौक भी बना हुआ है, ये चौक का टुकड़ा है। तो ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे का जगह ले सकते हैं, जवाब है नहीं। क्या दोनों का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है, नहीं। अगर दोनों को कट कर एक चीज़ से काटे तो क्या दोनों का जो एज होगा, जो किनारा होगा, वो एक बराबर स्मूथ होगा, एक बराबर शार्प होगा? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में दूर दूर तक बहुत सारी, मतलब कोई समानता है, कोई खास समानताएं नहीं है, बहुत ज़्यादा असमानता है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ दो ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं? अब यही हम लोग को देखना है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, उनके अंदर का अरेंजमेंट। एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या आयंस, वॉट एवर जो भी उसके सॉलिड अंदर है, सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, मीन्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड कैन नॉट मूव रैंडमली। ये अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं। द सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, शेप, स्लो डिफ्यूजन, मतलब जो धीरे धीरे मिक्स होता है किसी चीज़ में। लो वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर, अब आप सब सॉल्यूशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वेपर प्रेशर क्या होता है। नहीं पढ़े तो इंतजार कीजिए, सॉल्यूशन जब हम लोग देखेंगे वहाँ पर वो वेपर प्रेशर समझ में आएगा। और जो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिन जो कि जैसे कि वो रिजिड, जिसके कारण वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कड़ा होता है, हार्ड होता है। ऐसे सॉलिड जो हार्ड हो, जो एक निश्चित पैटर्न पे सजे हुए हों, जिनका वॉल्यूम निश्चित हो, जो धीरे धीरे डिफ्यूजन हो रहा हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सब का ट्रू सॉलिड, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लोग वास्तविक ठोस का नाम उनको हम लोग दिए, उनका नाम क्या होगा, उनको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ठीक है ना, वास्तविक ठोस। और वही कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिन पे थोड़ा सा एक फोर्स लगा दीजिए तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, या जो उतना हार्ड नहीं होगा, जिसको काटेंगे तो इजीली कट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे देखेंगे इसको, तो उनको हम लोग सूडो सॉलिड कहते हैं। आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा, सूडो का मतलब होता है झूठा, छद्म। ठीक है ना, तो 2 तरह के सॉलिड हुए, एक ट्रू सॉलिड, एक हो गया सूडो सॉलिड। जो ट्रू सॉलिड है इसी को हम लोग आगे जाके बोलेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यही है, और जो सूडो सॉलिड है इसी को हम लोग आगे जाके एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। इन 2 तरह के हमारे पास सॉलिड हो गए, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। ठीक है ना, अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसको समझ लिया जाए। जैसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब ये हुआ कि कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकालिए, उसमें जो बनावट होगा, उसमें जो कंपोजिशन रेशियो होगा, वही, जैसे बड़ा सा एक नमक का इतना बड़ा कोई चट्टान था, इस चट्टान में हम यहाँ से थोड़ा सा तोड़ के निकाले और यहाँ से भी तोड़ के निकाले, इन दोनों जगह को अच्छे से कंपेयर करा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर NaCl का जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, वही NaCl का पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है। यानी कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उनको हम लोग होमोजीनियस या समांगी कहते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, यानी एक समान तरीके से वो सजे होते हैं इंटायर क्रिस्टल में। कहीं से भी इतना बड़ा टुकड़ा निकालिएगा तो देखिएगा कि इसमें भी वही पैटर्न होगा जितना पहले वाले में था। तो दोनों का पैटर्न क्या होता है, सेम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था।
आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जैसे ये 3D रिप्रेजेंटेशन था, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, जैसे NaCl NaCl। अब मान लेते हैं एकदम क्या किए कि यहाँ से एक टुकड़ा काट के निकाले, एक यहाँ से टुकड़ा काट के निकाले, या मान लेते हैं कि पूरा एक यहाँ का सेट निकाल ली इतना बड़ा, एक यहाँ का सेट निकाली इतना बड़ा। हम क्या दिख रहे हैं कि एक Na तब Cl, फिर Na तब Cl, यहाँ भी देखिए यहाँ पे Na तब Cl, फिर Na तब Cl, ऐसे करके एक तरीके से सजे हुए हैं। ये क्या है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब जहाँ पे पैटर्न क्या हो, सेम, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या चीज़ है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ काफ़ी लंबे लंबे इसके शीट्स बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दूर जाने पर ये टूट जाए, ऐसा नहीं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसके वजह, जैसे कि आप मार्बल के बारे में जानते हैं, मार्बल का शीट कितना बड़ा बड़ा होता है, आपको पता है, बहुत काफ़ी बड़े बड़े मार्बल के शीट्स होते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि इतना ही बड़ा चौक क्या पॉसिबल है, नहीं, उतना बड़ा चौक है। चौक उतना बड़ा बनाते हैं, उसमें कमजोरी आ जाएगी, वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, बीच में से ही कहीं से वो टूट सकता है, ठीक है। लेकिन मार्बल में क्या स्ट्रेंथ है, मार्बल क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो दीर्घ परासी होते हैं, यानी कि वो लॉन्ग रेंज के होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे चेन से लंबे लंबे शीट्स होते हैं उनके। देखिए जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल के पीछे मॉलिक्यूल, उसके पीछे मॉलिक्यूल, ये काफ़ी लंबे चेन, लंबे शीट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आप अगर डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या है, तो लिखा हुआ है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न, आप थोड़ी देर पहले हमको NaCl के बारे में बताए थे कि एक Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, ऐसे करके सजा होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिपीटेशन होता है। जैसे देखिए ये वाला, ये जो आप जैसे कलर लगाना जो मैजिक क्यूब देखे हुए हैं यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि एक उसका टुकड़ा ले लिए, उसके पीछे फिर उसके पीछे, जैसे कि चलिए एक काम करते हैं जिसको हम समझते अच्छे से। जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मल एग्जांपल एक समझते हैं, हम लोग क्या किए कि आप देखे होंगे कि जब आपका घर बन रहा था तो ईंट गिरा होगा आपके घर के सामने, जो चिमनी सीट आया होगा, तो उसको जो ला के सजाया होगा था, तो पहले एक ईंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके ईंट सजाया गया होगा। ईंट के ऊपर ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, फिर उसके नीचे, ऐसे करके अब आप पूरा ईंट को सजा दिया। आप कहीं से भी जाके इतना बड़ा एक सेक्शन निकाल के लाइए, तो आप उसमें देखिएगा कि हाँ, थोड़ा सा इसमें इरेगुलरिटी हो सकता है कि सजाने वाला आदमी 2 पैटर्न 3 पैटर्न में सजाया हो तो अलग चीज़ें हो गई। अगर मान लेते हैं कि ऐसे एक ईंट, फिर दूसरा ईंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे सजा दिया गया, उसके ऊपर भी ऐसे सजा दिया, उसके पीछे भी सजा दिया, उसके आगे भी एक ही पैटर्न पे सब सजा दिया। अब कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल के लाइए, अब लेके आइएगा तो देखिएगा उसमें जिस पैटर्न पे सजाया गया है वो ऐसा ही, जब आप एक ही पैटर्न पे सजाएंगे तो काटने के बाद भी आपको वैसा ही रिपीटेड यूनिट मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सबसे खास बात क्या होगा कि एक ऐसा टुकड़ा आपको देखने को मिलता है जो पूरे क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, रिपीट करता है। अब जैसे कि इसी को हम लोग आगे जाके इसको यूनिट सेल का नाम देंगे, उसमें कुछ यूनिट सेल पाया, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रखिए कि किस तरह, जैसे कि आपके घर का जो टाइल्स लगा हुआ होगा, आप देखे होंगे कि एक उसका एक टुकड़ा होता है, उसी को बार बार तो उसमें पूछा जाए कि जो बड़ा सा ये शीट बना हुआ है, पूरा सा टाइल्स लगा दिया गया घर में, और बताइए इसके अंदर, इस पूरे टाइल्स के अंदर आपका यूनिट, इसमें कौन सा चीज़ जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी निकाले, उस टाइल्स को फोड़ के एक इतना बड़ा निकाल लीजिए, देखिए ना यही रिपीट कर रहा था, तो वो रिपीट नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। जो पूरा एक टाइल्स लगा होगा वो रिपीट कर रहा है हर जगह, उसको सटर लगा के बड़ा सा शीट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो सबसे छोटा टुकड़ा है जो बार बार रिपीटेड दिख रहा हो, वही हम लोग बोल रहे हैं उसी के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक रिपीटेशन दिखता है आपको, एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा आपको दिखेगा जो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब वो जो सबसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लेते हैं इसी क्यूब की बात करें, तो यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको ये टुकड़ा दिखेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जैसे ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, रंग चेंज करें ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ पे ये पूरा इतना, अगर आप इसको किसी चीज़ से काट कर ये वाला इतना निकाल लें, इतने को बाहर निकाल लें, ये वाला, तो ये जो टुकड़ा होगा, आप इसको ध्यान, अगर पूरे जितना भी इस लाइन बना सब में ऐसे वो काटते हैं, तो वो पता चलेगा कि जो एक पीस है, इसी पीस को बार बार जैसे कि देखिए ना, इस पीस को हम कहते हैं 3 ऐसे रख दिए और 3 ऐसे रख दिए, नीचे जमीन पर 9 को सजा दिए, फिर उसके ऊपर फिर से 9 को, फिर उसके ऊपर फिर से 9 को, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम बोल देंगे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसका जो एक टुकड़ा जो था जिससे उसको पूरा बनाए थे, तैयार किए थे, उसको नाम दे देंगे यूनिट सेल।
यूनिट सेल वो सबसे छोटा टुकड़ा होता है जिसको बार बार रिपीट करने से आपको बड़ा सा क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, वो बड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है समझना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा होगा जो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, और वो सबसे छोटा टुकड़ा जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। आगे देखते हैं हम। They are aggregates of small teeny crystals called unit cell। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट का मतलब है समूह, सामूहिक रूप से बात करें तो छोटे छोटे पीसेस के का समूह होता है। जैसे कि वो जो आप जो आप लोग जो ये निकाल लगाते हैं, कलर लगाते हैं, जिससे उसके एक छोटा टुकड़ा काट लिए और उसको ले आके ऐसे रखिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9, फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, और बहुत सारा क्यूब लेके सजाना शुरू करेंगे ना तो एक बड़ा सा क्यूब आपको प्राप्त होगा। हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब पूछा जाएगा देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिपीट क्या हुआ है, तो वही सबसे छोटा टुकड़ा जिसको बार बार रख रहे थे। जैसे कहीं भी ईंट का सजा दिया गया, बड़ा सा ईंट का चार्ट लग गया है, तो पूछा जाए कि ये क्या है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें वही ईंट रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार बार एक ही टाइप के वो टुकड़ा है, ईंट है, जो कि बार बार क्या किया गया है, सजाया गया है। तो सबसे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन दोनों में अंतर घबराइएगा नहीं, जो इसके यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है ठीक उसी का यहाँ पे बगल में हिंदी भी लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से समझा देते हैं, आप इंग्लिश हिंदी उसका पढ़ लीजिएगा अगले स्लाइड नंबर 11 में। जैसे क्या कर रहा है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है इनका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो निश्चित होता है, जबकि एमॉर्फस का कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप निश्चित नहीं होता। अच्छा, इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप निश्चित होने का मतलब क्या हुआ। एक सेकेंड, एक स्क्रीन लेना होगा जिसमें आपको हम ये बात समझा सकें। हाँ, यहाँ पे जैसे कि हम ऐसे समझा जाए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे जी, अरे क्या बना रहे थे, आपको भूल गए, क्या बता रहे थे हमको, हाँ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बता रहे थे, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है देखने में। जैसे कि आपको उसमें पता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास था, इसी कैल्शियम कार्बोनेट से मार्बल भी बना हुआ है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट से चौक भी बना हुआ है। तो इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होगा, देखिए मार्बल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे वो एक निश्चित ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे से सजे हुए होंगे। आज जब कोई चीज़ निश्चित पैटर्न पे जब सजा होता है तो ऐसे ही उसमें मजबूती क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो ये हम चौक की बात करें तो चौक में कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली सजे होते हैं, और इनके रैंडमली सजे होने के कारण इसमें जगह जगह पर वैकेंट स्पेस, वॉइड्स, ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं, इनमें ज़्यादा मजबूती नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा इसका अरेंजमेंट जो हमारे जो जैसे कि हम आपको जो एग्जाम्पल बता रहे थे इसका मार्बल का, तो मार्बल के साथ क्या कहानी है कि मार्बल के पार्टिकल एक सर्टेन पैटर्न पे सजे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्बल का पार्टिकल एक तो मजबूत होगा, सही बात है, एकदम ये है कि भाई वो मजबूत हो, सर्टेन पैटर्न पे सजे होने के कारण इसमें मजबूती ज़्यादा होता है, और इनका क्या होगा, एक खास तरह का शेप तैयार होगा, ठीक है ना। वही अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस का, तो एमॉर्फस में कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है, पार्टिकल्स उसके रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं। ऐसा एक चौक को का इतना बड़ा टुकड़ा काट के निकाले और सोचिए कि भाई यहाँ पे इसके में बीच में छेद है, तो इतना ही बड़ा टुकड़ा लेंगे तो फिर बीच में छेद मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प होने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि मान लिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई चीज़ 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर पिघलना स्टार्ट हुआ तो 200, 202, 203 जाते जाते वो पूरा का पूरा पिघल जाएगा। लेकिन इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, कि इसके बाद एमॉर्फस के पास, मतलब ये हुआ कि ये अगर 200 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू करते हैं बाय द वे, तो ये पिघलते पिघलते पूरा का पूरा पिघलने में पूरा 250 डिग्री सेल्सियस तक का, मतलब इसके में जो डेल्टा टेम्परेचर गैप है ये क्या होता है, काफ़ी कम है, और इसमें जो टेम्परेचर गैप है क्या है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला क्लीवेज प्रॉपर्टी जिसको विजन गुण बोलते हैं, जब आप
मार्बल को कट करते हैं, मार्बल को जब काटते हैं तो वहाँ से आपको एक शार्प एज निकलता है, एक आपको एक किनारा ऐसा दिखता है, जो किनारा काफ़ी तीक्ष्ण होता है। हो सकता है कि उस पर आपका हाथ अगर लापरवाही से पड़े तो वो कट जाए, लेकिन अगर चौक को काटा जाए अगर ब्लेड से या किसी धारदार हथियार से, तो उससे आपका हाथ नहीं कटेगा। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका कट जो है एक शार्प एज को जन्म देता है, एक तीखा किनारा देता है, जहाँ पे जिसका तीक्ष्ण काफ़ी किनारा तीक्ष्ण होता है, हाथ कटने का डर है। लेकिन अगर वही हम एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते। अगला बात करते हैं हम लोग किसका, क्रिस्टलाइन में ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का। आपको बताया था इसके बारे में, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ कि ये इसके लंबे लंबे शीट्स पाए जाते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके शीट्स क्या होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जबकि एमॉर्फस के शीट लंबे नहीं होते, वो छोटा टुकड़ा होता है, क्योंकि उसमें चूंकि पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है और पैटर्न के फॉलो नहीं होने के कारण वो ज़्यादा लंबा शीट उसका नहीं बनता है। अगला है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब हुआ है उसकी कठोरता। तो क्रिस्टलाइन के पैटर्न, जो क्रिस्टलाइन जो है एक सर्टेन पैटर्न पे सजे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा रिजिड होते हैं और थोड़ा मोड़ा फोर्स लगा देने से अपना शेप को चेंज नहीं करता। आप अगर सोच रहे हैं कि हम हाथ से दबा के और मार्बल को एकदम मसल देंगे, ये पॉसिबल नहीं ना। हाँ, और थोड़ा सा ज़्यादा आप ताकत लगाएं तो आप चौक को जरूर मसल सकते हैं। तो मार्बल ज़्यादा रिजिड है, चौक कम रिजिड है। मार्बल क्रिस्टलाइन है, चौक क्या है, एमॉर्फस है, यानी कि ये अक्रिस्टलीन है। अगला बात करते हैं हम लोग नेचर की। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड माना गया है, और जबकि एमॉर्फस को हम लोग सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मेरे फोटो से ये झगड़ा हुआ, इसको हटा दे। हाँ, जो मेरे जो इसका जो नेचर की बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसे ट्रू सॉलिड कहा गया, यानी इन्हें वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं हम लोग। जबकि एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड, यानी कि इसे छद्म ठोस के नाम से जाना जाता है। एक और इसका नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी है, इसको हम लोग अति शीतित द्रव कहते हैं, अति शीतित द्रव। अच्छा, ये क्या है, इसका मतलब क्या हो? देखिए, जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं, जो पुराने घर कहीं होंगे, तो पुराने बिल्डिंग्स के अंदर होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक, मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा सा कांच का ये है, दरवाजा वगैरह है, तो काफ़ी दिनों से वैसे ही घर है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि जो ग्लास है वो धीरे 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 नीचे की तरफ फ्लो होता है, और जो बड़ा सा कांच का जो आपका गेट था वो ऊपर पतला और नीचे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। पहले तो वो रेगुलर शेप में था, पहले उसकी मोटाई रेगुलर थी, लेकिन लंबे समय तक खड़ा रखने से अंडर ग्रेविटी उसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ फ्लो हो जाते हैं। अब देखिए, फ्लो होने की कहानी किस में होती है, लिक्विड में होती है, और ग्लास है क्या, सॉलिड। तो अब इसको मान लिया गया है कि यह एक ऐसा लिक्विड है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा करके रखा गया, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा ठंडा करके रखा हुआ ये क्या है, एक लिक्विड है जो कि बहता है। तो कांच जो होगा वो क्या होगा, एमॉर्फस होगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ फ्लो होते हैं, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब अगला आपको एक दिख रहा होगा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जिसको लोग दैशिकता बोलते हैं। थोड़ा सा इसको समझा जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। इसको थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल को समझाते हैं। ये इसकी हिंदी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या आपके ऐप में इसका सारा स्लाइड में अवेलेबल करा देते हैं, वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हो, वहाँ से लिख लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हो गया, अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है हम लोग का, आगे है ये आपको दैशिकता के बारे में बताना था। ठीक है ना, दैशिकता का मतलब ये जो यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि दैशिकता क्या है। तो कि क्रिस्टलाइन जो है वो विषम दैशिक, यानी कि हम लोग विषम दैशिक को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एनिसोट्रॉपिक है, जबकि एमॉर्फस को क्या बताया गया, आइसोट्रॉपिक। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहा, देखिए अगर आप नहीं जानते हैं और आपको अगर ऐसे गेस करना हो तो आप कहिएगा कि क्रिस्टलाइन एक तरीके से सजा हुआ था, इसलिए ये क्या है, यही समदैशिक, यही आइसोट्रॉपिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब विषम दैशिक होते हैं, और जो हमारे एमॉर्फस होते हैं यही आइसोट्रॉपिक होते हैं। समझे, अब आप सोच रहे हो समदैशिक और विषमदैशिक क्या है, आइए इसको समझाएं। ये समदैशिक विषमदैशिक क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे तो क्या बच्चे बैठे हुए हैं, अभी काम करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं।
मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन, ये लड़कों का लाइन लगा हुआ है, यहाँ से लेकर पूरे पीछे तक ये क्या है, लड़कों का लाइन है। फिर किसका लाइन लगा हुआ है, लड़कियों का लाइन है। फिर किसका लाइन लगा हुआ है, लड़कों का लाइन है। अब अगर आप यहाँ पर अगर जा रहे हैं तो इस लाइन से होकर गुजरिएगा तो आपको जितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उतना ही दिक्कत इस गर्ल्स की ओर से होकर जाने में भी हो। यह जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बॉयज की तरफ से आपको जाने में ज़्यादा समस्या आया हो, गर्ल्स की तरफ से ज़्यादा जाने में कम समस्या है, या हो सकता है कि बॉयज की तरफ कम आया हो, गर्ल्स की तरफ से होकर जाने में आपको ज़्यादा समस्या है। यानी कि डायरेक्शन के चेंज करने से अगर आप इसके डायरेक्शन से होकर मूव करते हैं, हो सकता है इसका माथा पर पैर रख के जाइए या जो भी वॉटेवर, आप इसको मिठाई ही बांटने गए, लड्डू बांटने गए, कुछ भी करने गए, आप बांटने जा रहे हैं तो बॉयज को बांटने में जितनी समस्या हो रही है, अब अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते हैं तो बॉय 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 मिलते गया, तो यहाँ पे बांटने में आपको जो समस्या हुई वो समस्या मान लेते कुछ खास थी। गर्ल्स 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 बांटने गए, इसकी भी समस्या कुछ खास थी। अगर इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ऐसे बांटा जाए, ऐसे, यानी कि एक गर्ल फिर एक बॉय फिर एक गर्ल फिर एक बॉय, तो यहाँ पे कुछ अलग तरह की वैल्यू निकल के आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन के अंदर सजावट जो होता है खास पैटर्न पे होता है, तो डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, बदलने लगती है। तो ये जो सजावटी, जो बच्चे बैठे हुए हैं, हम कह दे थोड़ी देर के लिए कि क्रिस्टलाइन पैटर्न पे बैठे हुए, यानी कि क्रिस्टलीय रूप में ये हुए सजे हुए। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दिशा, यानी कि डायरेक्शन को चेंज करते हैं, डायरेक्शन को अगर चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन को चेंज करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यानी ये हो जाएगा एनिसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक, जिसको हम लोग विषमदैशिक कहते हैं। मतलब यहाँ पे दिशा बदलने पर वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब थोड़ी देर बाद ये सारे बच्चे मिक्स हो गए, फिट आ गया, सब एक में हो गया, जैसे ये भीड़। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि इसके बाद, यहाँ के बाद अगर आप मूव करते हैं, जैसे मान लेते हैं बीच के कोई पॉइंट उठा ले हम लोग, जैसे यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट उठा ले, अब इसके बाद आप इधर जाएंगे तो कौन मिलेगा, इधर जाएंगे तो, अब हाल लोगे का बीच में खड़े थे भाई, हम किधरों जाएंगे, लगभग एक एवरेज वैल्यू जो होगी वो लगभग क्या होगी, बराबर होगी। आप किसी भी डायरेक्शन जाए, हो सकता है कि दो लड़का एक लड़की फिर लड़का लड़की, ऐसे मतलब कोई पैटर्न नहीं है। हो सकता है कि ये लगभग एवरेज वैल्यू इसकी क्या होती है, लगभग हर डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। इसलिए जो हमारा एमॉर्फस था, जो मेरा एमॉर्फस है, ठीक है ना, जो हमारा एमॉर्फस है, वो एमॉर्फस क्या होता है, वो एमॉर्फस मेरा आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ समदैशिक। समदैशिक मतलब जो किसी भी दिशा में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है डायरेक्शन के चेंज होने के साथ, जबकि इस कंडीशन में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होने के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एनिसोट्रॉपिक और एमॉर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। अब ये बात यहाँ पे जो अभी आपको हम जितना बात बोले हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको एक बार पढ़ लेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द एबिलिटी टू चेंज वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। सच प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज एनिसोट्रॉपिक। जैसे कि डायरेक्शन चेंज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो आप शायद अभी नहीं जानते, नहीं आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके होंगे, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बदल जाएगा। ये जो डायरेक्शन चेंज होने पर बदल जाए वो क्या होगा, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं। अब वही चीजें यहाँ पे भी दिखाया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ से वही जो बच्चा था, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, तो यहाँ पे अलग पैटर्न आ रहा है। और अगर हम ऐसे जाएं तो यहाँ पे मान लेते हैं लड़का 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 तो अलग है। तो जो ऐसे, ये एनसीईआरटी का फोटो है, एनसीईआरटी में ऐसे ही फोटो बनाकर समझाया गया। तो अगर हम डायरेक्शन बदल रहे हैं तो एक बार इधर से ए बी मिला, इधर से ए मिला, तो जितना आपको वैल्यू यहाँ पर मिलेगा उतनी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हम कुछ दूसरे को ले लें, ठीक है ना, अगर हम किसी दूसरे को ले लें, अगर वो उसकी बात कर लें, अगर एमॉर्फस की, तो वहाँ पे तो कोई किधर सज गया, यानी कि अब जब किसी बीच के डायरेक्शन से आप मूव करना चाहें, इधर इधर इधर, तो लगभग हर डायरेक्शन में वैल्यू, लगभग हम एवरेज की बात करें, लगभग वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये आइसोट्रॉपिक हो गया। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी आज हम जो भी लोग पढ़े हैं उससे संबंधित आपको बताए भी थे, पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसको कर लीजिएगा। ये तो पहला क्वेश्चन है कि एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ।
अरे भाई वही मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को दिखाया जाता है, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच का अंतर क्या है। वो बड़ा सा आपको टेबल दिखाया है, उस टेबल से उठा के आप उसको कॉपी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपना लैंग्वेज लिखने का, एग्जाम नज़दीक है। फिर क्या रीजन होता है एनिसोट्रॉपिक है, तो उसका सजावट, एक पैटर्न पे सजावट ही उसका ये रीजन है, क्यों ऐसा होता है। अगला है क्लासिफिकेशन लिखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे, तो ये अभी हम आपको नहीं बताया है, ये आपको ये नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। एक शब्द है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो आइसोमॉर्फस होते हैं। ये आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जिनमें एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मतलब उनका जो संरचना है, उसका जो क्या बोलते हैं, उनका जो डिजाइनिंग होगा, उसके अंदर का जो अलाइनमेंट होगा पार्टिकल्स का, वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइसोमॉर्फस भी कहा जाता है। आइसोमॉर्फस का मतलब हुआ दो सॉलिड्स विच हैविंग सेम क्या बोलते सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट, जिनका क्रिस्टल अरेंजमेंट क्या हो, सेम टाइप का हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड और MgO, इन दोनों, ये दोनों आइसोमॉर्फस हैं क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है, एक जैसे हैं। NaNO3 और कैल्शियम कार्बोनेट्स, इनका भी क्या है, एक ही जैसा होगा। तो ऐसे करके इसको देख लेंगे। ऐसे हम लोग इसको अभी इतनी जल्दी में इसको नहीं कराएंगे, इसको हम लोग अगले दिन देखा जाएगा, यहाँ यही से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए, जो क्वेश्चन वो कीजिए, कोशिश कीजिएगा आज का जिसको क्लियर कर लें हम लोग। इस जो स्लाइड है जहाँ तक आपको उसको लिखने की इच्छा होगी, तो आपके ऐप में ये पड़ा हुआ है, ऐप आपको पता है, प्ले स्टोर पर आएगा, क्लासेस लिख कर सर्च मारिएगा तो आपको ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। ओपन कर लीजिए, नहीं खुल रहा है तो हमको बोलिएगा, हम आपको ऐप ओपन कर देंगे, और कोशिश कीजिए कि आज का जिसको समाप्त कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।